अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो। सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री। 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान। स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। मिलिए रखेचा फिनसर्व की फाउंडर और शक्ति मेघा रखेचा से, जिनका मानना है कि अक्सर लिमिटेशंस आंखों से नहीं सोच से बनती हैं और इसी सोच की वजह से कई लोग, खासकर जो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना। जहां प्रोटेक्शन सबसे जरूरी है, वहीं एक्सेस सबसे कम दिया गया है। लेकिन अब नहीं, रखेचा फिनसर्व के साथ हम सिर्फ पॉलिसीज नहीं देते, हम देते हैं समझ, रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटी। हम इंश्योर करते हैं कि आपको मिले सही हेल्थ इंश्योरेंस, रिलायबल टर्म इंश्योरेंस और पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिना किसी बायस के, क्योंकि हम मानते हैं आपका हक किसी से कम नहीं। तो इंतजार क्यों? आज ही जुड़िए रखेचा फिनसर्व के साथ। Call or WhatsApp 9711154808 to get insured. Rakecha FinServ, financial planning for everyone without barrier. या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में आज हम दो सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। आज हम आपको भारत के सबसे बड़े इंक्लूसिव एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ हायर एजुकेशन में आपको मालूम होगा, पिछले सप्ताह हमने निखिल उंडड़े के साथ शो किया था जिसमें कई प्रॉब्लम्स निकल के आई थी उनकी स्टडीज पे। तो क्यों वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, क्यों एनरोलमेंट रेट आज भी बहुत कम है, क्यों एक्सेसिबिलिटी का इतना प्रचार प्रसार होने के बाद भी बात नहीं बन रही है, उस पे भी बात करेंगे। इन दोनों सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान यजुर्वेंद्र महाजन सर हैं, जो दीप्तम फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, फाउंडर हैं और भारत में इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशन, रेजिडेंशियल और ऑनलाइन डिसेबल्ड, ट्रांसजेंडर, अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, ट्राइबल, तमाम ग्रुप्स जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, उनके लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक लंबे अरसे से वो हायर एजुकेशन की फील्ड में है, इसलिए उनसे जानेंगे हम इन चीजों का क्या सल्यूशन है, क्यों हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। यजुवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। नमस्ते, थैंक यू दानिश जी, सारी रेडियो उड़ान टीम और नया दौर सुनने वाले सारे मेरे दोस्तों को भी नमस्कार और स्वागत। सर, हम दीप्तम का जो एंट्रेंस टेस्ट है 2026 का, उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चुनौतियां आ रही हैं उस पर मैं आपकी राय चाहता हूं, क्योंकि आप एक डेकेड से स्पेशलाइज्ड इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहली तो सर, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अपना सर्वे हुआ है हायर एजुकेशन को लेके जी, वो ये बताता है कि 4 करोड़ स्टूडेंट्स में से सिर्फ 90,000 स्टूडेंट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, यानी 0.2%। यस। तो जब हमारी एनरोलमेंट ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे,
जब हम एक्सेसिबिलिटी की आज बात करते हैं, आज तो अवेयरनेस भी ठीक ठाक हो रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आ रही हैं, तो हम्म। आपके हिसाब से क्या कारण है कि एनरोलमेंट रेट हायर एजुकेशन में इतना पुअर है? और इसमें भी अगर मैं लिसनर्स के लिए बता दूं कि 60-70% मेल्स का इसमें पार्टिसिपेशन है और ओनली 30-35% जो फीमेल्स की पार्टिसिपेशन है। ऐसा क्यों? बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये मैंने भी पढ़ा है। आपने बहुत सही मुद्दे पर बात रखी है दानिश जी। इसके तीन चार कारण हैं, इसका कोई एक कारण नहीं है। पहली तो बात यह है कि अभी अभी तो ऐसा हो रहा है कि दिव्यांगजन कुछ कर सकते हैं, ऐसा लोगों में अभी जाने लगा है। क्योंकि इसके पहले ऐसा था कि दिव्यांगजन यानी यार उनको गवर्नमेंट से कुछ 2-4 हज़ार रुपए दो, लोगों ने उन पर दया दिखा दो, ठीक है, उनको कुछ हेल्प कर दो तो अपने जीवन में पुण्य मिल जाएगा। ये तो बेचारे होते हैं, यही भावना थी और आज भी बहुत लोगों में यही भावना है। बड़े लंबे अरसे से ये चलता आ रहा है कि ये दया की भावना से देखे जाते हैं। दूसरा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे जिंदगी में, ऐसी लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है और वो बहुत डीप रूटेड है। मैं ये नहीं कहूंगा ये जानबूझकर हुआ है, लेकिन ये ऐसा ही माहौल फैल गया है, ऐसा ही विचार फैल गया है सब तरफ और वही माहौल है। तीसरी बात, गवर्नमेंट में अभी अभी इसकी सुविधाएं होना शुरू हो रही है। एनईपी तो अभी आया है 2020 में, अभी तक लोगों को तो पता भी नहीं है कि एनईपी में है क्या। इंक्लूसिव और एक्सेसिबल एजुकेशन, ये बात गवर्नमेंट के लोगों को ही अभी अभी समझ में आ रही है। आप कॉलेजेस में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो 2% लोगों को भी ये ढंग से पता नहीं है कि ये है क्या, यानी पता ही नहीं है, तो बात की बात तो बाद में होती है। तीसरी बात यह है कि हमारे जो टीचर्स है देश में, दिव्यांग छात्रों को जो पढ़ाते हो टीचर्स, इनमें भी कम ज्यादा ऐसा ही है कि यार ठीक है कुछ हो जाएगा, कुछ गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी, कुछ पढ़ा दो। उनमें भी ये अवेयरनेस नहीं है कि हमारे बच्चे यदि सही माहौल, सही टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी सारा मिल जाए तो ये भी आगे जा सकते हैं। यही बात बहुत से पेरेंट्स में भी देखने मिलती है। उनको भी लगता है यार कुछ कुछ हो जाए तो ठीक है, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है, यही भाव है। और इस कारण से ये पूरा माहौल वैसा है। इस माहौल में बदलाव लाने की जो प्रक्रिया है, इसे बहुत समय लगेगा। समाज में कोई भी बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और भारत जैसे बहुत बड़े देश में और करोड़ों लोगों की जिसमें बात हम कर रहे हैं, तो इसके लिए समय लगेगा। लेकिन इसकी शुरुआत हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दीपस्तंभ मनोबल जो है हमारा प्रोजेक्ट है, यदि आप कभी देखोगे, जो एनईपी में लिखा है, जो हमारे एक्ट में, जो हमारे लॉ में लिखा है 2016 के, उसका आपको यदि प्रारूप देखना है, उसका यदि आपको रियलिटी बेस्ड सक्सेसफुल मॉडल देखना है, तो आप मनोबल एक बार जरूर देख लीजिए। जलगांव, पुणे और दिल्ली में है। एजुकेशन के बारे में और एक्सेसिबिलिटी के बारे में मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। छोटा है, 600 ही बच्चों के साथ है, लेकिन ये मॉडल आप देखना, उसमें सब कुछ आपको दिखाई देगा। ये हो गया व्यवस्था, हमें जो इकोसिस्टम खड़ी करनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे चैलेंज है, दानिश जी आपने जो बात रखी है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, वो है लोगों में जागरूकता लाना, सेंसिटाइजेशन। और जो दिव्यांग है, उनके टीचर है और उनके पेरेंट्स है, उनमें उनमें उनको इंस्पायर करना, अवेयर करना, और जो और लोग हैं उनमें सेंसिटाइजेशन लाना। सबसे पहली बात, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में, और उसमें काम करने वाले लोगों में। फिर दूसरा होना चाहिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनमें। ये हमारे स्टेप बाय स्टेप जाने की विधि है जी। ये जब होगा तो, और इसे 10-15 साल तक आप, मैं, हम सब लोग जिसमें कार्य करता है, इन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, कुछ अच्छे प्लान के साथ करना होगा। ऐसा नहीं कि सब जिसे जो लगा वो करने लग गया है। ये एक साथ एफर्ट्स होने चाहिए, प्लान होने चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी चाहिए, इसके लिए फंडिंग करना चाहिए, और इसे बहुत अच्छे से प्रायोरिटी से इंप्लीमेंट करना चाहिए।
तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपने बताया कि 90,000 लोग सिर्फ हमारे पढ़ रहे हैं, क्यों? उसमें और एक बात है, बेसिक एजुकेशन की क्वालिटी जितनी अच्छी चाहिए उतनी नहीं है स्कूल लेवल पर। तो बेसिक ही पढ़ाई नहीं हुई है तो हायर एजुकेशन में जाकर करेंगे क्या? और वो बेसिक नहीं है, और दूसरी वो इच्छा भी मन में नहीं आ रही है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, करके दिखाना है। इच्छा ये है भाई कहीं तो कुछ जॉब मिल जाए। यही संख्या हमारी 90-95% है। तो इसके लिए पहले स्कूल लेवल पर भी माहौल बदलना चाहिए। वहां के लोगों के मन में जो बातें हैं वो बदलनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चों को उस प्रकार से नर्चरिंग होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई का नहीं, पर्सनालिटी का नर्चरिंग होना चाहिए, करियर का अवेयरनेस होना चाहिए। ऐसे लोग उन्हें दिखाने होंगे, उनमें वो इच्छा जागृत होनी चाहिए। और सिर्फ हायर एजुकेशन में इच्छा जागृत होने से नहीं होता है, आप में वो सब्सटेंस चाहिए, कंटेंट चाहिए, स्किल चाहिए, जो 10-12 तक डेवलप होना चाहिए। यदि आपका बेसिक एजुकेशन ही अच्छा नहीं है तो आप हायर एजुकेशन में आकर भी कुछ नहीं करोगे। बात अभी भी आप जो 90,000 की बोल रहे हो, वो आ गए हैं, एडमिशन ले लिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश हो कुछ नहीं रहा है। कितने बच्चे 10 साल में ग्रेजुएट हो गए और आज वो क्या कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। यदि लोगों को ये भाव आ गया कि भाई ये तो ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, और इसको तो जॉब भी नहीं है, काम भी कुछ कर नहीं रहा है, इससे तो अच्छा था ना पढ़े और कुछ काम धंधा देख ले छोटा मोटा, यही तो अच्छा है। ये भी एक भाव समाज में जाना नहीं चाहिए। तो जब वो आ जाते हैं ग्रेजुएशन में, वहां ज्यादा मेहनत होनी चाहिए। कोई पौधा यदि उसे पानी नहीं मिला है, उसे बहुत अच्छे से कुछ नरिशमेंट नहीं मिला है, तो मुरझा जाता है, तो उस पर ज्यादा काम करना पड़ता है ना। इसको तो थोड़ा इसी सा एक्सपेंड करते हैं। हाँ अब जी होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो आ जाके इसका ओनस पर्सन्स पे डिसेबिलिटीज पे डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स पे डाल देते हैं, या जी उन पे डाल देते हैं। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ जी क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ और मुझे मालूम है कि आप हर महीने 10 से 15 नए इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। जी आप मुझे ये बताएं कि एक्सेसिबिलिटी की जो टॉक है वो व्यापक रूप से हो रही है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, हम लोग भी बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन जो स्टडी में निकल के आया है दो चीजें। एक ये कि आज भी स्टेट जो यूनिवर्सिटीज है उनकी कंडीशन तो बहुत ही पुअर है बहुत एक्सेसिबिलिटी पूरा के बारे में। बिल्कुल। दूसरी चीज ये पेपर पे ज्यादा है, जमीन पे उतर नहीं रही है एजुकेशन की जो एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि जब तक आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एक्सेसिबल इन्वायरमेंट नहीं दोगे तो तब तक बात बनेगी नहीं। यूजीसी अपनी गाइडलाइंस निकालता है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, लेकिन यूजीसी की ही गाइडलाइंस को उनकी यूनिवर्सिटीज नहीं फॉलो कर रही हैं। तो क्या कारण है कि एक्सेसिबिलिटी पेपर पे ज्यादा है, ग्राउंड पे नहीं है? क्या भारत बहुत बड़ा देश है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? रीजंस क्या है? आपने जैसे इस विषय को छेड़ा है ना दानिश जी, इसलिए मुझे आपके प्रति बहुत आदर भाव है। मैं आपको और रेडियो उड़ान टीम को 8 साल से सुन रहा हूं, देख रहा हूं। आप बहुत ही प्रामाणिकता से इसकी ओर देख रहे हो। आपने जो मुझे सवाल पूछा है, मैं यदि आपको प्रायोरिटी 1 2 3 में बोलना है कि क्या, हु इज रिस्पॉन्सिबल और कहाँ काम करना चाहिए, तो पहली बात मैं यही करूंगा कि पहले हमारी स्कूलें और कॉलेजेस एक्सेसिबल करनी होगी, वही जिम्मेदार है। बच्चे डेवलप नहीं हो रहे, ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्हें वैसा माहौल देना ये एजुकेशन सिस्टम का और एजुकेशन में जो काम कर रहे टीचर्स उनका रोल है। उसी के लिए वो वहां पर है। वो यदि पहले माहौल ढंग से हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए। एक्सेसिबिलिटी ना बहुत ही सिंपल बात है एजुकेशन में, ऐसा मुझे लगता है। देने का भाव चाहिए मन में, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा बेटा मेरी बेटी होती तो मैं इसके लिए कितना करता। ये भाव आ जाए ना, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पहली बात, उसमें क्या करना है, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों को और विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी। सिलेबस ही एक्सेसिबल नहीं है, पढ़ने के लिए ही कुछ नहीं है, सिखाने के लिए कोई ढंग से नहीं है, तो भाई सीखेंगे कहाँ? ये एक बेसिक बात है। दूसरा बेसिक बात है, बेसिक से थोड़ा एडवांस बात है, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये पढ़ाने के लिए आपको लर्निंग लैब लगेगी, जो हमने दीपसम मनोबल में लगवाई है।
एक्सलेंट लर्निंग लैब बनाई है देश के लिए। आपको टेक्नोलॉजी का सहायता लेनी होगी, आपको दूसरे एक्सपर्ट्स की सहायता करनी लेनी होगी। ये लिया ही नहीं जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है, भाई पढ़ो कैसे पढ़ना है, जितना चाहिए उतना लिख लो, पास तो हो ही जाओगे। ये बदलना चाहिए। सेम बात आपकी कॉलेज में लगेगी, वहां भी एक्सेसिबिलिटी लगेगी, यही सीखने की एक्सेसिबिलिटी। ऑर्थोपेडिक को एक ही एक्सेसिबिलिटी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी, वो भी नहीं है। मैं बताऊं आपको, फिर भी आप मुझे पूछोगे कि फिर भी यदि एक बदलाव लाना है तो क्या, हमारे ऑर्थोपेडिक भाई बहन है ना, दिव्यांगजन छोड़ दीजिए, भारत के लोगों के ही सहने की कैपेसिटी बहुत है, बहुत पेशेंस है, एडजस्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, पूरा बदलाव आके भारत का बहुत ही बड़ा ये कुछ हो जाएगा एक्सेसिबिलिटी का, ऐसे इसमें मैं नहीं हूं, 10-15 साल लगेंगे। लेकिन पहले कुछ करना चाहिए ना, वो एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी की बात करनी चाहिए। यार ये पढ़ाई के लिए ही कुछ नहीं है तो क्या करोगे यार। और हमारे ऑर्थोपेडिक भाई बहनों को, उनको तो एक बस रैम चाहिए, और रैम भी सिर्फ वहां होके नहीं चलेगा, बाहर रास्ते पर यदि नहीं है एक्सेसिबिलिटी तो स्कूल में करके क्या करेंगे। लेकिन फिर भी पहले वहां तो करो भाई, ये बात मैं रखना चाहता हूं। लेकिन पहले नहीं, आपका पर जो सिलेबस। आप लोगों से बात करते हो एक्सेसिबिलिटी के बारे में, जब अभी मैं आपके पास आया था पुणे में, तो जी जिस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था उनके वाइस चांसलर साहब के साथ आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे थे, जी आई हर्ड यू। तो या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप अलग अलग लोगों को एक्सेसिबिलिटी के बारे में बताते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या रहता है? क्या कारण है कि वो एक्सेसिबल नहीं है? क्या अवेयरनेस नहीं है, या क्या इच्छा शक्ति नहीं है, या कॉस्ट एक्सपेंसिव है? क्या रीजंस है? यूजीसी एक अच्छा काम कर रही है कि इसके लिए यूजीसी ने यूनिवर्सिटी एक्सेसिबिलिटी कमेटी का निर्माण किया। उस कमेटी पर भी मैं हूं, मैंने 3 यूनिवर्सिटी का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट किया। ठीक है, 2% भी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन किया, इसलिए ये बात हुई। तो इनका नजरिया क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ी बात यह है, यार पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। ठीक है, यानी ये जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज लेना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारे जिंदगी हमारे काम का अभिन्न अंग है। आप यदि टीचर हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, तो आप सबके लिए हो, ये पहले भाव मन में आना चाहिए। तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज लेना चाहिए। दूसरा, बहुत सारी बातों में ये एक बात है, इट इज लाइक टिक मार्क, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो फिर भी ठीक है, ये रवैया है। मुझे लगता है इसमें एटीट्यूड अप्रोच में बदलाव आना जरूरी है। मैं उन्हें क्या कहता हूं पता है, मैं उन्हें बताता हूं, देखो ये हमारी ये हमारी जिम्मेदारी है। किसी ने बोला है इसलिए करना है तो फिर नहीं होगा। और जिम्मेदारी क्यों है वो मैं बताता हूं आपको बहुत कम शब्दों में। मराठी में एक बहुत अच्छी लाइन है, वो है, माणसाने माणसाशी माणसा सम वागणे। इसका मतलब है आप इंसान हो तो इंसानों से इंसानों जैसा व्यवहार करो। इन शॉर्ट ह्यूमैनिटी, कोई मानवता, इंसानियत है या नहीं यार हमें। एक ब्लाइंड बच्चा है, वो पढ़ने आने की कोशिश आपके यहाँ कर रहा है यार, आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके तरफ है, पता है आपको, कि यार इसके लिए जो जो जरूरती बातें हैं ना वो मुझे करनी है। एक्सेसिबिलिटी यानी बहुत बड़ी कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। बस आपको इतना सोचना है, यार इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ये प्रॉब्लम है, मैं वो कैसे सॉल्व करूं, ठीक है मुझे नहीं आता है, किसे आता है मैं उसे ढूंढ लाऊंगा और उससे करवा दूंगा, ये एक्सेसिबिलिटी है। और सारा गूगल पर अवेलेबल है। गूगल चैट जीपीटी तो आगे वाली बात है, गूगल पर सिर्फ डालो आप कि मेरे पास ये ऐसा बच्चा है मैं क्या करूं, आपको गूगल सब दे देगा। लेकिन वो इच्छा होनी चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सारे लोगों से, बस इतना सोचिए कि ये मेरा भाई बहन, मेरे मेरे मेरा दोस्त है यार, इसको प्रॉब्लम है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ना मुझे पता करवाना है और उसके लिए व्यवस्था करवानी है। पहले ये भाव आना बहुत जरूरी है। ये बाद स्टडी, जी आप कंटिन्यू करिए। हाँ, बाद में फिर आपको रिसोर्सेस कहाँ से लाएंगे, टेक्नोलॉजी, पैसे, इंफ्रा, ये सब ढूंढना हमें पता है कैसे करना है, ये सबको पता है। पहले वो अंदरूनी से आना चाहिए, यार ये मुझे करना है। क्यों करना है, दया वगैरह नहीं है, वो उनका हक है, प्रॉब्लम उनकी नहीं है। डिसेबिलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी इज द प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है। जैसे मुझे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है अभी पढ़ने में ना, आई एम अबाउ 40, तो मैं चश्मा लगा लेता हूं। व्हाट इज चश्मा? चश्मा इज एक्सेसिबिलिटी।
चश्मा आ गया, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम मेरी नहीं है, चश्मा होना ना होना ये प्रॉब्लम है। तो ये उसके लिए हमारे लोगों में ये सेंसिटाइजेशन होना ही जरूरी है। हल निकल जाता है बाद में। फंड का भी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ डायरेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट से, फंड्स कहाँ से आएगा? तो फंड्स के लिए भी गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होगा तो मैं क्या सोचता हूं, भाई आप जमा कर लो सब मिलकर, ठीक है, CSR फंड्स है। समाज में इतने लोग हैं हमारे यहाँ कि जो कुछ करना चाहते हैं, उनको आप जोड़ लो। देहातों में टीचर को स्कूल बनाने के लिए पैसा गवर्नमेंट नहीं दे रही है आजकल, ठीक है, ZP की स्कूलों को। तो लोग तो फंड रेजिंग करवा के स्कूलें चला रहे हैं बहुत जगह, हम भी करवा सकते हैं। तो इसलिए नॉलेज नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है, जिम्मेदारी का फील नहीं आ रहा है कि यार हमारी जिम्मेदारी। वो सुन नहीं सकता है तो यार आप गूगल शुरू कर लो, गूगल पर डालो, आप उसको गूगल दिखाओ, वो बोलेगा, वो साइन लैंग्वेज करेगा, उससे आपको पता चल जाएगा। करने की इच्छा शक्ति चाहिए, वो कम है ऐसा मुझे लगता है। 2 सवाल लूंगा, उसके बाद फिर हम एंट्रेंस टेस्ट पे आएंगे। जी। अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं तो ये सर्वे ये कहता है कि 10 में से सिर्फ एक शख्स को मालूम है UGC एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस के बारे में, या एनी पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए सिर्फ 10 में से एक शख्स को मालूम है, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है। RPD एक्ट की अगर बात करें तो 4 में से 3 लोगों ने नाम भी नहीं सुना। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। 4 में से 3 ने नाम भी नहीं सुना और एक को सिर्फ नाम सुना है, या मोटी मोटी 1-2 प्रोविजन का पता है। सही बात है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कुछ यूनिवर्सिटीज में डिसेबिलिटी सेंटर हैं, लेकिन बहुत सारी जो NGOs है जो इस पे काम कर रही हैं, उनके वहां भी डिसेबिलिटी स्टडीज नहीं कराई जाती। बच्चों को ही उनके राइट्स के बारे में नहीं पता। जी। इस पर क्या होना चाहिए? और दूसरा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। आपने अपने सेंटर बनाए हैं पुणे में, दिल्ली में और एक जलगांव में। ये 90,000 बच्चों में रूरल एरियाज के बच्चों की पार्टिसिपेशन ना के बराबर है, क्योंकि वहां पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे। राइट। इसको क्यों जो लोगों का नजरिया अर्बन सेंट्रिक ज्यादा है, रूरल में नहीं है, क्या किया जाना चाहिए उनको मुख्य धारा में लाने के लिए? आपके पहले क्वेश्चन का जवाब मैं पहले देता हूं। कोई भी अवेयरनेस यदि आपको लोगों में लानी है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो पहले ना वो सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, एक। दूसरा वो इंटरेस्टिंग चाहिए, और तीसरा वो सहजता से उपलब्ध चाहिए, और चौथा हो सके तो फ्री चाहिए। ये 4 पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कुछ भी डाल लीजिए, बात बन जाएगी। और पांचवी बात जो आजकल हो रही है, वो सारा आपको डिजिटल चाहिए। किताबें कोई जल्दी पढ़ेगा नहीं। आप मोटी मोटी किताबों में 50-50 पेजेस में बारकाई से कुछ लिखे हुए आपके एक्ट है, कुछ है, कोई पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। आपको सिंपल, सहजता से, इंटरेस्टिंग, डिजिटली और कम से कम समय में सीधी बात जिसमें हो, ऐसे अवेयरनेस का स्टडी मटेरियल बनाना होगा। इसमें हम साथ में काम करेंगे। आपने ऐसा सवाल पूछा है कि मैं भी सोचने लग गया कि यार कितने दिन प्रॉब्लम पर बात करेंगे, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो अगले कुछ महीने में हम इस पर जरूर काम करेंगे, ठीक। तो ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। ये यदि अवेलेबल हो जाता है तो ये 1% को जो पता है, ऐसा समझेंगे हम, तो वो कम से कम 5-10% लोगों तक चला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक। दूसरी बात, रूरल वाली बात है। दानी जी, दीपस्तंभ फाउंडेशन ये रूरल एरिया में से शुरू हुई संस्था है। इसका मनोबल प्रोजेक्ट जो नेशनल लेवल का पहला मॉडल प्रोजेक्ट है हायर एजुकेशन का, एक्सेसिबल और इंक्लूसिव, ये पहले रूरल में शुरू हुआ है। जलगांव इज अ रूरल एंड ट्राइबल एरिया। पुणे और दिल्ली तो अभी 5 साल पहले हमने शुरू किया, वो भी वहां की जरूरत थी इसलिए। लेकिन मैंने ये समझा है, ये रूरल ट्राइबल वाली बात नहीं है। आपको हायर एजुकेशन में यदि काम करना है तो सेंटर ये अर्बन एरिया में ही शुरू करने होंगे, क्योंकि ये मॉडल सुपर स्पेशलिटी का है। जैसे हम अभी बैंगलोर में शुरू करेंगे कर्नाटक के लिए, तो हम बेड़गांव में नहीं कर सकते, क्योंकि कर्नाटक पूरे स्टेट के जो बच्चे हैं वो बेड़गांव में पढ़ने नहीं आएंगे, वो बेंगलोर में ही आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आपकी बराबर है
कि बहुत कम संख्या रूरल ट्राइबल से आती है, तो उसका परसेंटेज मैं मेरी और देता हूं आपको। दीपस्तंभ में अभी में लगभग 45% स्टूडेंट ये रूरल एरिया से है। कम क्यों है वो बताता हूं अभी। फिर से वही बात, रूरल की स्कूलें और अर्बन की स्कूलें, इसमें फर्क है। शहरों में जो स्कूल है वो थोड़ी ज्यादा एडवांस है, अवेयरनेस ज्यादा है, इंस्पिरेशन लेवल हाई है, तो ऑटोमेटिकली वहां से बच्चे ज्यादा आएंगे। और रूरल में ये बहुत कम प्रमाण है, तो वहां से कम आते हैं। इसलिए फिर से वही बात जो आपने कही, हमें स्कूल एजुकेशन, चाहे प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, स्कीम हो, हमें रूरल ट्राइबल में जाकर भी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस करना होगा। तब जाकर 5-10 साल के बाद ये परसेंटेज चेंज होगा। अब पीढ़ी पर आप काम करोगे तो 10 साल के बाद आने वाली पीढ़ी में बदलाव आएगा। अचानक से आज बदलाव नहीं आएगा, लेकिन बेसिक से हमें शुरुआत करनी हो। मैं एक सवाल आपसे हमेशा पूछता हूँ, जी पिछले जो हमने 4-5 पॉडकास्ट किए हैं, हर बार मेरा सवाल ये रहता है आपसे, और आज फिर दोहराऊंगा क्योंकि जी हर बार नए लिसनर होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ क्यों? मनोबल जब हायर एजुकेशन में दुनिया का सबसे इंक्लूसिव मॉडल दे रहा है, तो ये मॉडल आप बच्चों को क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रहे? वहां तो ज्यादा जरूरत है। क्यों एक ऐसा स्कूल एग्जाम्पलरी इन द इंटायर वर्ल्ड, जहां ट्राइबल, अंडर प्रिविलेज, फाइनेंशियल वीक, हेयरिंग इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, लोकोमोटर, एक ऐसा स्कूल दीपस्तंभ से हमें कब देखने को मिलेगा? दानिश भाई, हर बात आप ये पूछते हो और मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि यार ये करना चाहिए। ये तो मेरा भी सपना है। मैं आज इस पॉडकास्ट के जरिए से आपको बता देता हूं, मुझे सिर्फ 5 बहुत इंस्पायर्ड और बहुत अच्छे लोग आप दीजिए, ये स्कूल बन जाएगा। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके फंडिंग, इसके बच्चे, इसका मॉड्यूल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हम करवा देंगे। हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं। पूरा समय देकर इंटीग्रिटी के साथ प्रोफेशनली काम करने वाले लोग लाना और उन्हें कंसिस्टेंटली साथ में रखकर आगे बढ़ाना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये भी चैलेंज हम इस पर जरूर हावी होंगे, ये भी मुझे विश्वास है। मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा ये कब होगा, लेकिन पहले हम क्या कर रहे हैं, दीपस्तंभ ने विश्व का एक बहुत बढ़िया अच्छा मॉडल किया है, बहुत लोगों के मार्गदर्शन से। बहुत अच्छी संस्थाएं हमारे देश में काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि दीपस्तंभ एक ही संस्था है, लेकिन हम एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं और एक सब्जेक्ट हमने ले लिया है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन और करियर, हायर एजुकेशन, उसी में हम काम करेंगे। सब ने इसमें हमें सहयोग दिया है और देते रहेंगे, ये शुभकामना, ये मैं कामना करता हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले ना ये जो हमने मॉडल बनाया है, ये हमें देश भर में रेप्लिकेट करना है। अभी 3 राज्यों में है, अब ये मॉडल जाएगा साउथ इंडिया में जाएगा, फिर कलकत्ता और 7 सिस्टर्स में जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आएगा, फिर आगे जाएगा पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, और ये हमें 10 साल में कर लेना है। तो मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन की जो प्रॉब्लम है हम खत्म कर देंगे। और हमारे साथ अभी 14 प्रकार के पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी शान से पढ़ते हैं। पूरा एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? 3 बातें बताता हूं मैं एक्सेसिबिलिटी में। 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल चाहिए। 2, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेसिबिलिटी चाहिए। और 3, लोगों के हार्ट्स, हृदय एक्सेसिबल चाहिए कि आपका स्वागत है, आइए, आप जो भी डिसेबिलिटी के साथ हो, कोई चिंता मत करो, हम आपके दोस्त हैं, आइए हमारे पास, हमारे दिल में आपके लिए जगह है, बाद में बाकी जगह हो जाती है, ठीक है? तो ये एक्सेसिबिलिटी हमने करने की कोशिश की है, एक सक्सेसफुल मॉडल है, हमें ये पूरे देश में करना है। और सिर्फ दिव्यांग नहीं, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर, रूरल ट्राइबल, जहां इकोनॉमिकल एक्सेसिबिलिटी नहीं है, बहुत होनहार बच्चे हैं लेकिन पैसे नहीं है, या फिर ऑर्फन है, माता पिता नहीं है, ट्रांसजेंडर नहीं है। इसमें थीम क्या है पता है दानिश जी और मेरे सारे जो प्यारे दोस्त सुन रहे हैं? मनुष्य के जितने भी रूप है वो सब हमारे हैं। जितने रूप है, मनुष्य की जितनी भी समस्याएं हैं, वो सब हमारी समस्या है, वो हमारे लोग हैं, हमारे जिंदगी का अभिन्न अंग है, हमारे समाज का हिस्सा है, मेरे जिंदगी का हिस्सा है। तो दिव्यांग, ऑर्फन, ट्राइबल, कोई भी मनुष्य का रूप है वो हमारे साथ है, और उसका ये मॉडल बना है। और ये हमें देश में 10 साल में लेके जाना है।
लेकिन उसी के साथ ये भी हमने सपना देखा है, क्योंकि जब तक स्कूलों के लेवल पर काम नहीं होगा आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो हम शायद 2029-30 में ये स्कूल का मॉडल जरूर देश को एक बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। और गिफ्ट दोस्त, और हमारी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल हम कर पाए, उसके लिए स्कूल में भी काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में काम करना है। जिनको काम करने की इच्छा है बस आ जाइए, हम सब मिलकर काम करेंगे। अच्छा, दोस्ती आपकी पंजाब में ज्यादा है और पंजाब का नंबर सबसे लास्ट में रखा है आपने। पंजाब स्कूल के बारे में पंजाब सबसे पहले शुरू होगा, बोल दिया बाप ने बोल हायर एजुकेशन के बारे में पंजाब सबसे लास्ट में है, ये फेयर नहीं है। इसका चलिए। कारण दिल्ली में दे दिया है। दिल्ली, पंजाब के बिना दिल्ली चल नहीं सकती। ये बात तो सही है आपकी। तो इसलिए थोड़ा आप इतने मंचों पे हो, इसी जी के लिए तो हो। जी। चलिए, अब ब्रीफली हमें बताइए इस बार के नेशनल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, किन किन बच्चों के लिए हैं, कब एग्जाम होगा और इसका कैसे एग्जाम होगा, क्या कोई इसकी फीस है और कहाँ से ये फॉर्म मिलेगा। जी, दीपसम फाउंडेशन ये ऐसी एक नॉन प्रॉफिट है देश की, जो मनोबल के माध्यम से हर साल लगभग, इस साल अभी 700 स्टूडेंट्स को हम फ्री रेसिडेंशियल हायर एजुकेशन, सारे प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस और इसी के साथ स्किलिंग भी, स्किल डेवलपमेंट जो हमें चाहिए कॉरपोरेट में जाने के लिए, वो भी हम शुरू कर रहे हैं। ये हम देते हैं। ये मॉडल किसे देते हैं? लगभग 14 प्रकार के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को, फिर उसके साथ ऑर्फन्स को जिनके माता पिता नहीं है, ट्रांसजेंडर्स, रूरल, ट्राइबल, इन सब बच्चों को। और इसका एलिजिबिलिटी क्या है? अबाउ 18 ईयर्स, 18 साल के बाद, 12वीं के बाद का एजुकेशन और ट्रेनिंग हम करवाते हैं। इसके लिए जगह लिमिटेड है हमारे पास। फंडिंग हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फंडिंग आए, ज्यादा से ज्यादा इंफ्रा डेवलप कर पाए, लेकिन अब जो 700 है वो चुनने के लिए हमें एंट्रेंस लेना जरूरी है, इसलिए ये एंट्रेंस होती है। दूसरा कारण है, मेन स्ट्रीम के करियर में सब नहीं जा सकते। जिनका एकेडमिक बेस इतना ठीक नहीं है वो नहीं कर सकते, वो यहां समय दे देंगे, समय बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने, उनमें कौन सी खासियत है, कौन से स्किल सेट है, उनमें क्या अलग हुनर है, वो देखकर उन्होंने करियर करना चाहिए। वो हमारे साथ नहीं है। तो हम ये मेन स्ट्रीम हायर एजुकेशन की बात करते हैं। इसमें और क्या करते हैं? तो गवर्नमेंट की सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लास 1, सुपर क्लास 1, यूपीएससी लेकर क्लरिकल तक, ये सारी हम करवाते हैं ट्रेनिंग। इसका एक्सेसिबल स्टडी मटेरियल, इसका टीचिंग, स्पेशल टीचर्स, स्पेशल ट्यूटर्स, काउंसलर्स, मेंटर्स, ये सारी व्यवस्था वर्ल्ड क्लास लेवल की हमारे साथ है। टेक्नोलॉजी है, सारा है, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग है, तो ये करवाते हैं। दूसरा, प्राइवेट में जाने के लिए आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको लॉ करना है, आपको एमबीए करना है, एमएसडब्ल्यू करना है, आपको भारत की कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, आपको बाहर जाना है पढ़ने के लिए दूसरे देशों में, इसके लिए जितनी भी एंट्रेंसेस है उनकी सारी तैयारी हम करवा देते हैं। ठीक है। दूसरा होता है बहुत बढ़िया क्वालिटी का टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग, काउंसलिंग, ये सारा चलता है। फिर आपका स्पोर्ट्स, आपका अलग अलग हॉबीज, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब कुछ चलता है यहाँ पर। इसके लिए ये एंट्रेंस रखी गई है और इसलिए ये एंट्रेंस हर साल लेकर, पहले तो होता है रिटन एंट्रेंस, दूसरा होता है आपका इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन होता है। ये जैसे 700 जगह के लिए है वैसे ही ये ऑनलाइन भी है। सबको हम दे नहीं पाते रेसिडेंशियल, कुछ लोग खुद भी कर नहीं पाते आकर, दिल्ली हो, पूना हो या जलगांव हो, तो उन्हें हम ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन देने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन मॉड्यूल देते हैं, ऑनलाइन एप्स देते हैं, यही स्टडी मटेरियल ऑनलाइन देते हैं, फिर काउंसलिंग करवाते हैं, ये ऑनलाइन सुविधा देते हैं। उसके लिए भी एंट्रेंस होती है। तो ये एंट्रेंस का कारण है और ये एंट्रेंस इस साल 5 जून और 21 जून को लिया जाएगा। ये सारा ऑफलाइन लिया जाएगा। ठीक है। और इसकी सारी इंफॉर्मेशन दीपस्तंभ के वेबसाइट पर है, www.deepstamp.org। स्पेलिंग है DEEPSTAMBH। इस पर सारी जानकारी है। आपको क्या लाना है, कहाँ फॉर्म भरवाना है, गूगल फॉर्म पर ये सारा आपको करवाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। डिसेबिलिटी के लिए आपको अलग समय दिया गया है, ये सारा बताया गया है वहां पर। कुछ रह गया हो तो आप पूछिए। मिनिमम एजुकेशन क्राइटेरिया है कोई, और क्या कोई फीस है? मिनिमम क्राइटेरिया है आप 12th पास आउट चाहिए और फीस इसमें नहीं है। लेकिन कौन
एलिजिबल हो सकता है जिसको पढ़ाई में आगे जाना है और उसका कुछ बैकग्राउंड भी ठीक है। आपने कुछ पढ़ाई ढंग से की नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे ही कुछ तो पास आउट हो गए हो और आप कोशिश कर रहे हो, तो नहीं होगा। उल्टा मैं आपको गाइड करने की इच्छा रखता हूं कि आप ये ढूंढिए कि फिर भी मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, उस फील्ड में आप जाइए। ऐसा नहीं है कि चलो भाई देख लो, कुछ भर लेंगे फॉर्म, उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आपको फिर भी गाइडेंस की इच्छा है, आप फॉर्म भरिए और पूछिए कि मुझे काउंसलिंग चाहिए, मेरे जिंदगी में मुझे क्या करना है। वो करियर काउंसलिंग आपको दीपसम से जरूर मिल जाएगा। कुछ लोगों ने मेरे को सवाल भेजे थे कि उन्होंने फॉर्म पढ़ा, अब वो जानना चाहते हैं कि सपोज कोई ग्रेजुएशन अपनी पंजाब में कर रहा है और वो हाँ तो हाँ। रेजिडेंशियल नहीं रह सकता वहां पे, तो यस। उसके लिए क्या सुविधाएं हैं? उसके लिए ऑनलाइन उसको काउंसलिंग मिलेगा। ऑनलाइन यदि उसको वो जो भी पढ़ रहा है उसका एक्सेसिबल मटेरियल उसे चाहिए तो वो देने की हम कोशिश करेंगे। उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ वर्कशॉप होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे। ये सारी बातें उनको अवेलेबल करवा देने की हम कोशिश करेंगे। कोई व्हाट्सएप नंबर जिस पे लोग अपनी क्वेरी सॉल्व करवा पाए? हाँ, एक व्हाट्सएप नंबर है जिस पर सिर्फ व्हाट्सएप करना है आपको, तो आपको जवाब मिलेगा। वो व्हाट्सएप नंबर है 90671111, दैट इज 111597। इस पर आपको मिलेगा। आप व्हाट्सएप करके रखिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा, 2-4 घंटों में शायद वो आपको जरूर देंगे, जवाब देंगे। तो आपकी जो भी हायर एजुकेशन रिलेटेड परेशानी है वो आप वहां पर लिख सकते हो। मेरी और एक आपको रिक्वेस्ट है, इस एंट्रेंस और ये यहाँ आने के लिए जो आप कोशिश करोगे तो बहुत कड़ी मेहनत लेने की तैयारी चाहिए। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, स्कूलों की जरूरत नहीं है। आप में ये जज्बा चाहिए कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। क्यों ज्यादा करनी है पता है आपको मेहनत? मैं आपको, आपका दोस्त, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज में नहीं हूं, लेकिन मेरे यानी मैं जितना समझने की कोशिश करता हूं एम्पथेटिक लेवल पर, शायद भी कोई कर पाए। इसलिए मैं आपका ही हिस्सा हूं कम्युनिटी का, इसलिए बोल रहा हूं। हमें ना ये एक बात सीखनी जरूरी है कि हमें और लोगों से 20% ज्यादा मेहनत करना है। हम 20% समय ज्यादा मांगते हैं, ये तो जरूरी है, मिलना ही चाहिए। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, आपको 20% ज्यादा अच्छा बर्ताव करना है, ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा संयम रखना है, ज्यादा सहना है। क्यों बताऊं आपको? लोगों के नजर में हमें हमारी इमेज अलग करने की बहुत जरूरत है। वो उन्होंने गलती से करवा लिए, लेकिन सुधार हमें करना है। इसलिए हमें एम्पावर होके हमें परफॉर्मेंस करना है। लोगों ने ये करना चाहिए कि यार ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिर इसको तो दोनों हाथ पैर नहीं है, लेकिन क्या जबरदस्त प्रतिभा है, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है यार, क्या कड़ी मेहनत करता है, देखो सीखो। ऐसा लोगों ने कहना चाहिए। ये जरूरत हमारी नहीं है, हम तो कर ही लेंगे, हमें फायदा होगा, हम मेहनत करेंगे। लेकिन समाज में यदि सेंसिटाइजेशन करना है तो हम परफॉर्मेंस से करेंगे। और मुझे पता है परफॉर्मेंस देने के लिए डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आड़ आती है, ध्यान में रखना। वो तो हमारे दिल से आती है। हमारा वो अप्रोच एटीट्यूड चाहिए, मैं इतनी कड़ी मेहनत करूंगा जिससे मेरी जिंदगी तो सुधर जाएगी, मेरा तो करियर बन जाएगा, लेकिन समाज में ये जाएगा कि अरे यार क्या बात है, ये तो कर सकते हैं, हमारी गलती थी, हम इन्हें कम समझ रहे थे। और इसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है, बहुत कष्ट करेंगे और आगे जाएंगे। मुझे और एक बात बतानी है जिसमें मुझे बहुत खुशी है और आपको भी बहुत खुशी होगी। हमारे जो दिव्यांग बेटे बेटियां हैं क्या तरक्की कर रहे हैं। दीपसम मनोबल के लिए मैं इस साल और पिछले कुछ सालों की बात बताऊं आपको। इस साल हमारी एक बेटी जो केरला से है, भारत की पहली विजुअली इम्पेयर्ड ऐसी महिला बनी जो जज बनी है जेएमएफसी से। हमारे यहाँ 9 स्टूडेंट्स हमारे ये आईएएस और आईआरएस बने हैं। मेरा एक बेटा है जो इस साल आईआईएम से पास आउट हुआ है और जिसको बहुत अच्छा जॉब अभी कॉरपोरेट में मिला है, बेंगलोर में है। मेरे 2 बेटे बेटियां ऐसे हैं जिनको दोनों हाथ नहीं है और जो इस साल यूएस और यूके के टूर पर जा रहे हैं, उनके इवेंट वहां पर है। बहुत बढ़िया लेक्चर देते हैं, परफॉर्म करते हैं। हर फील्ड में हमारे बेटे बेटियां भी आगे जा रहे हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। मेरे कुछ बेटे बेटियां इस साल ऐसे हैं जो ऑर्फन भी है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी है। कोई टीचर बना है, कोई बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर बना है,
किसी ने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। मेरी एक ट्रांसजेंडर बेटी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी भी है, वो अभी MBBS कर रही है। आप सोचिए क्या जबरदस्त इंस्पायरिंग बातें हैं ये एक एक ही कर रहे हैं हम दीप स्तंभ मनोबल में, लेकिन पता है ये एक लाखों के बराबर है, क्योंकि ये लाखों लोगों को कम्युनिटी में इंस्पायर करेंगे कि ऐसा हो सकता है। ये पहली बार हो रहा है और ये सब उन बच्चों की मेहनत है। हम तो इसमें सिर्फ निमित्त मात्र है। ये इकोसिस्टम तैयार करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। बाकी जो करते हैं वो तो बच्चे ही करते हैं। क्या जबरदस्त जिद से आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आज हमने हायर एजुकेशन के चैलेंजेस को डिस्कस किया, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट को लोगों ने कैसे ज्वाइन करना है, किस तरह की मदद आप प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे उनको ओवरसीज स्टडी करनी है, चाहे इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में स्टडी करनी है। All the best for the entrance exam and thank you so much for the work you are carrying forward for the people. थैंक यू सर। रेडियो उड़ान को भी दानिश जी बहुत शुभकामनाएं। आप जो 10-15 सालों से इतनी कड़ी मेहनत कंसिस्टेंटली कर रहे हो, सैल्यूट है आप सबको, और सारी हमारी कम्युनिटी की ओर से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। तो लिसनर्स, बात की आज हमने यजुर्वेंद्र महाजन सर से, जो दीप स्तंभ फाउंडेशन के चेयरपर्सन और फाउंडर हैं। किस तरह वो जिंदगियां बदल रहे हैं, किसी भी तरह के कंपैरेटिव एग्जाम के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बेस्ट इंक्लूसिव मॉडल उन्होंने तैयार किया है। अब बारी आपकी है, इस मैसेज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि जो बेहतरीन ब्रेन्स हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे, और जिस तरह की भी उनको जरूरत है वो दीप स्तंभ मनोबल से उन्हें प्रोवाइड हो और वो अपना कम्युनिटी और देश का नाम रोशन कर सके। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ाना, फ्लाइट ऑफ लाइट। बाय बाय। दिव्यांग स्टूडेंट्स यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? ऑर्फन स्टूडेंट्स प्रिविलेज के सामने compete नहीं कर सकते? ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं जा सकते? और क्वालिटी कोचिंग सिर्फ अमीरों के लिए होती है? ये सब मिथ्स हैं। सवाल ये है, ये डिसाइड किसने किया? टैलेंट प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस है। तुम्हें सिंपैथी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए सिर्फ एक मौका। सिर्फ एक मौका दीप स्तंभ के साथ। दीप स्तंभ मनोबल नेशनल एंट्रेंस 2026 ला रहा है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ऑर्फन स्टूडेंट्स, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स और लो इनकम ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए। यूपीएससी 2025-2026 में मनोबल के 18 स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर किया है। सिलेक्टेड फेलोज को मिलेगा फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग जलगांव, पुणे और दिल्ली में। यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंकिंग और हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम जैसे CLAT, MBA, CUET, CET और ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, एक्सपर्ट गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और वाइडर एक्सेस के लिए ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन भी। एंट्रेंस एग्जाम होगा 5 जून 2026 को इंडिया के मेजर सिटीज में। ये सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 1 जून 2026। विजिट करें www.deepstump.org या व्हाट्सएप करें 9067111597 पर। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं तो उन्हें ये जरूर शेयर करें। टैलेंट यूनिवर्सल है, अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए।